देखो बेटा, अपना आज का जो टॉपिक है वो है आर्यभट्ट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ये आर्यभट्ट थे कौन, है ना। अपने संस्कृत साहित्य के अंदर भारतवर्ष की एक अमूल्य निधि है। जो संस्कृत है ये भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। इसके अंदर ज्ञान विज्ञान की जो सुदृढ़ परंपरा है ना। सुदृढ़ परंपरा का मतलब क्या होता है? बड़ी लंबी प्रक्रिया है इसका इतिहास। अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो इसका इतिहास बहुत बड़ा है और इसके अंदर इस परंपरा को संपोषित किया है प्रबुद्ध। ये प्रबुद्ध क्या होता है? प्रबुद्ध होता है विद्वान जो इस क्षेत्र के अंदर हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो इसके अंदर आए। तो मनुष्यों ने भी इसके ऊपर संस्कृत भाषा के विस्तार के लिए बात की है। तो जो इसके में जो अग्रणी है ना, जो आर्यभट्ट जो हमारे हैं इसमें अग्रगण्य है। अग्रगण्य की यानी कि जो इसकी परंपरा थी हमारी ये मनुष्यों की, इसमें एक नाम आया आर्यभट्ट का। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है? आर्यभट्ट है। तो जो दसवां पत्नी है तब देखो आर्यभट्ट के बारे में आपने चित्र भी देखा होगा। अगर हम आर्यभट्ट के बारे में चित्र दिखाए तो हमारा ये देखो आप, इसके अंदर आर्यभट्ट का अभी चित्र है आर्यभट्ट का, है ना। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक ज्योतिषविद थे। ज्योतिषविद का मतलब क्या होता है? यानी कि ये आर्यभट्ट जो थे इसने ज्योतिष का ज्ञान भी था, है ना। जैसे हमारे छह वेद के छह अंग है हमारे षड वेदांग। अब वेद के अंदर एक जो ज्योतिष जो चैप्टर है हमारा ये षड वेदांग के अंदर आता है। षड वेदांग यानी कि छह अंग वेद के छह बताए गए हैं। उन छह अंगों में क्या आता है? ज्योतिष वेद आता है। और विद्वानों ने जो हमारे संस्कृत के विद्वान हुए सारे साहित्य में वेदों में ज्योतिष को चक्षु माना गया है। क्या माना गया? चक्षु को देखते हैं। तो हमारा जो आर्यभट्ट जी थे, आर्यभट्ट जी इसमें ये ज्योतिषविद भी थे और क्या थी? गणितज्ञ भी थे, गणित को जानने वाले भी थे। अब दोनों गुण थे इसके अंदर। आर्यभट्ट में ज्योतिष भी जानते थे और अपने गणितज्ञ भी थे। तो इसमें यानी कि ज्योतिष और गणित का मेलजोल करने वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण किया जो हमारे अंदर ज्योतिष भी जानता हो और उसके अंदर गणित भी हो। ये अंक गणित जिसमें ज्योतिष के दो भाग होते हैं। जैसे एक तो होता है फलित ज्योतिष होता है और एक होता है हमारा अंक ज्योतिष, है ना। तो जो आर्यभट्ट जो ये थे तो ये अंक ज्योतिष को ज्यादा मानते थे क्योंकि अंक ज्योतिष की जो गणना है ना वो ठीक है। वो इसके अंदर ये विश्वास नहीं रखते थे। हम आगे पाठ में पढ़ेंगे तो इसके अंदर विश्वास नहीं करते थे, क्यों नहीं मानते थे। तो आपने इसकी इमेज देख ली। अब ये हमारे आर्यभट्ट थे, इसके बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। समझा गया? अब अपना पाठ में चलते हैं। अब जो ये पाठ है हमारा प्रारंभिक प्रयोक्ता जो थे आर्यभट्ट ने गणित को एक नई दिशा दी है। यानी कि कहते हैं ना भाई ज्योतिष में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ के अलावा संस्कृत में गणित भी है। और देखो जिसकी गणना गणित की गणना जो हम गणित करते हैं उससे तेज गणना है ज्योतिष के अंदर। और उसको हम क्या कहते हैं? वैदिक गणित भी बोलते हैं इसको, वैदिक। आजकल स्कूलों में वैदिक गणित भी लगता है ना। वैदिक गणित संस्कृत के अंदर वैदिक गणित भी है। तो गणित को नई दिशा दी। इन्हें इसके प्रवर्ती सिद्धांतों का तत्कालीन रूढ़िवादियों ये तत्कालीन क्या होता है? यानी कि आज के समय में जो हम मानते हैं, आगे इसके अंदर पाठ के अंदर आएगा तो क्या मानते हैं और ये क्या नहीं मानते थे। तो ये रूढ़िवाद यानी कि पुरानी परंपरा को आगे ले जाना ये रूढ़िवादी है ना। जैसे पहले कहते लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर वही बात हम आज भी लागू करें तो ये रूढ़िवादी के अंदर आते हैं। यानी कि पिछली बातों को लेकर के चलना। तत्काल रूढ़िवादी को इसने विरोध किया, परंतु गणित को विज्ञान बनाने वाले, आप देखो गणित क्या है? ये गणित को विज्ञान बनाने वाले, गणित भी विज्ञान है
ना। गणित के अंदर जो ग्रह नक्षत्र दिए गए हैं उनके बारे में कैलकुलेशन करना। अब जैसे अपने को आते हैं, अब ज्योतिष में ले लीजिए, जैसे राशि कितनी होती है, 12 राशि है। 12 राशि एक राशि है, जैसे सूर्य है, सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह राशि सूर्य की है। सूर्य की सिंह राशि लेने के कारण वो सिंह राशि एक महीने में 30 डिग्री चलेगी। कितनी चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। और 30 डिग्री, अब डिग्री आ गई तो मैथ आ गया, है ना। एक दिन में सूर्य एक राशि पर 1 डिग्री चलता है। अब जैसे तारीख कितनी होगी आज, 18 तारीख होगी। 18 तारीख का मतलब सूर्य प्रत्येक महीने की लगभग 14 से लेकर के 16 तारीख तक राशि परिवर्तन करता है। मान लीजिए इस महीने आपने 15 तारीख को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है, अब तारीख कितनी हुई आज 18, तो कितना डिग्री चलना चाहिए सूर्य, एक दिन में एक डिग्री चलता है सूर्य, तो 3 दिन हो गए राशि पर, यानी कि इसमें +3 कर दो, 3, यानी कि 3 दिन तक, यानी कि आज जो सूर्य है वो 3 डिग्री है, या किसी राशि में 3 डिग्री या 4 डिग्री है बस। क्योंकि सूर्य को एक राशि में चले कितना हो गया, एक दिन में 1 डिग्री चलता है, 4 दिन हो गए तो 4 डिग्री हो जाएगी, 5 दिन हो गए 5 डिग्री हो जाएगी। तो यानी कि इस प्रकार इसने जो आर्यभट्ट ने ना, आर्यभट्ट ने यानी कि गणित को भी विज्ञान बना दिया। अब विज्ञान है सारा का सारा, तो आर्यभट्ट ने क्या किया, गणित को भी विज्ञान से जोड़ करके हमारे सामने आए। और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति, आकाशीय पिंड कौन से, जैसे सूर्य, जैसे ग्रह होते हैं हमारे, है ना, 9 ग्रह वो पिंडी है वो, है ना, तो उनकी गति का परिवर्तन कर दिया। अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें, इसमें विश्लेषण में जाए, तो हमारे महर्षि भारद्वाज जी हुए थे। भारद्वाज ने क्या, विमान शास्त्र को बनाया था। क्या बना था, विमान शास्त्र को। विमान शास्त्र को जो बना था, जो आज जो ग्रह की जो स्थिति है, या किसी भी, जैसे अपना गाड़ी की ले लो, मोटर गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, इनकी गति का संश्लेषण कहां से किया, सूर्य की गति से किया है। हेलीकॉप्टर है, जहाज है, जैसे हेलीकॉप्टर जहाज है, अब जहाज है, एक तो हेलीकॉप्टर है और एक 2 लड़ाकू विमान होते हैं, उनकी गति में कितना तो होता है, लड़ाकू और सर्दी जाते हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर वो धीरे धीरे चलता है। तो ये देखिए, जो हेलीकॉप्टर की जो गति है, जो लड़ाकू विमान है, उसकी गति चंद्रमा से ली गई है। चंद्रमा एक राशि को 2.5 दिन में पार करता है, यानी कि जल्दी करता है, जल्दी चलता है, और सूर्य एक राशि को 1 महीने में पार करता है, तो धीरे धीरे चलता है। तो हेलीकॉप्टर की गति सूर्य से ले ली, और जो लड़ाकू विमान की गति है जो वो किससे ले ली, चंद्रमा से ली। सारा का सारा सिद्धांत इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो यानी कि देखो, उन्होंने, हमारे मनुष्यों ने क्या किया, मतलब गणित को भी विज्ञान बना दिया, ताकि बच्चों की डिग्री को रुचि लेकर बढ़े। और अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो, आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे आचार्य आर्यभट्ट के। इसी विदुषय का उद्घाटन, इसका जो हमारा पाठ है, इस पाठ के अंदर ये चीज दी गई है। तो इसने किस प्रकार से इसको बनाया। अब देखो, ये हमारा जो चैप्टर है, इसके ऊपर है पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य। सूर्य क्या करता है, पूर्व दिशायाम शब्द विभक्ति एक वचन, इसके अंदर पूर्व दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा शब्द है, शब्द विभक्ति का एक वचन है। पूर्व कारक कौन से, इसके अंदर कारक है हमारा संवर्धन, संबंध, तो अधिकरण का निशान मेल पर, तो शब्द विभक्ति एक हो जाएगा एक वचन में। पूर्व दिशा में सूर्य, पश्चिम दिशायाम से अस्तंगस्ति, यानी कि सूर्य जो है, ये हमारे आर्यभट्ट ने सिद्ध किया है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में जाकर के छिप जाता है। दृश्यते लोके ही, यानी कि इस प्रकार संसार में देखते हैं। परम अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि सूर्यो गतिशील है, कि सूर्य गतिशील है। हम देखते हैं, देखने में हमारे क्या होता है कि सूर्य पूर्व से निकला है और पश्चिम में जाके छिपता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य चलता है। कोई भी चीज जब अपना स्थान पर बदलेगी ना, उसका मतलब चलती है वो। तो जो सूर्य पूर्व से निकल गए और पश्चिम में जाके छिपा है, तो इसका मतलब सूर्य चलता है। लेकिन ये कहते हैं, इसे सिद्ध किया है कि ये, जिसका मतलब यह नहीं कि सूर्य गतिशील है,
अतः सूर्य चलता नहीं है। सूर्य सूर्यो अचल है। अब देखो संधि भी इसमें आ गई, सूर्य जमा में क्या हो जाएगा, अचल है। ये जो आपको पंजा दिखाई दे रहा है, जब हम संधि करेंगे इसमें से अलग अलग, तो ये अ है, ये आपको पहले बताया अचल हो जाएगा। फिर सूर्य जमा में अचल, यानी कि सूर्य अचल है, चल का उल्टा अचल, चल का उल्टा अचल, अचल का उल्टा चल। अब पृथ्वी चाहे चला या सबकी अक्षय गुणती, यानी कि जो पृथ्वी है सूर्य एक जगह फोकस में है। अब इसको मान लीजिए हम सूर्य मानेंगे, और जो पृथ्वी है, अब मान लीजिए ये हमारा इसका पथ है पृथ्वी का, पृथ्वी मान लीजिए अब तो यहाँ है, वो धीरे 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 सड़क करके 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक साल में एक चक्कर पूरा करती है। अब कितने डिग्री कौन बनाएगी बताओ, 360 होते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्कोर रहा है जो हम लीप वर्ष करते हैं ये, तो ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब 4 साल में एक लीप वर्ष एक दिन फालतू बनेगा, और धीरे 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 तो ये एक साल में जो है एक वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाएगा इसका, एक साल में 6 घंटे फर्क पड़ता है इस प्रकार धीरे धीरे होने से। तो जो अगला जो हमारा हुआ है, अब 4 साल में कितना बढ़ गया, गुना इसको करते हैं 4, यानी कि 24, और 24 दिन का एक घंटा होता है, एक दिन होता है 24 दिनों का। तो इस प्रकार 365 और 66, यानी कि लीप वर्ष में 366 दिन हो जाएंगे, और सामान्य वर्षों में 365 दिन होंगे। इसी कारण है ये हमारे जो संस्कृत के विद्वान थे, साइंस में बता भी आई ये चीज हमारे पहले से ही ऋषि मुनियों ने फिक्स किया हुआ, इस प्रकार का आंदोलन करके, इस प्रकार ग्रीक के पद्धति के द्वारा इस प्रकार वो 300 डिग्री का 360 डिग्री को बनाएगी, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी है बेटा, ये 360 दिन में इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। सूर्य स्थिर है, आपको यहाँ पहले भी आया है, सूर्य अचल है, चलता नहीं है सूर्य एक जगह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है। और देखिए यह सुप्रति सिद्धांत है कि सूर्य चलता नहीं है और पृथ्वी घूमती है, यह सिद्धांत है साइंस का, और साइंस भी मानती है इसमें। सिद्धांतों अब संधि क्या हो जाएगी इसलिए बेटा, सिद्धांत है जमा में अयम, ये आपकी जो है बॉडी के जो संधि करेंगे, सिद्धांतों एवं पार्थन मेन, यानी कि सबसे पहले जो ये सिद्धांत था, कैसा सिद्धांत, सूर्य चलता नहीं है और पृथ्वी चलती है, इस प्रकार का जो सिद्धांत है। तो सर ये ने परिवर्तित, जिसके द्वारा परिवर्तित किया गया, सह आसित महान गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट, यानी कि वह आर्यभट्ट थे जिन्होंने इस प्रकार का पहला सिद्धांत दिया। पृथ्वी स्थिरावर्त में अब देखो यहाँ पर भी आए पृथ्वी से चला, अब यहाँ पर क्या है, पृथ्वी स्थिरावर्त है, यानी कि हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं पृथ्वी एक जगह खड़ी है। स्थिर का मतलब क्या होता है, एक जगह स्थिर रहना, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि हम मानते हैं अगर पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं ना, अगर पृथ्वी चलती है मूवमेंट करती है तो हम गिरते क्यों नहीं। हमारे मन में भी यही प्रश्न आएगा, भाई आप सर ऐसे कब बोलो सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर है, ऐसा मानते हैं। लेकिन नहीं, आपने आर्यभट्ट ने पहले सिद्ध किया सूर्य चलता नहीं है, पृथ्वी चलती है। पृथ्वी स्थिरावर्त, पृथ्वी स्थिर है, इतनी परंपरा, ये रूढ़ी है, देखो आगे नहीं रूढ़ी, यानी कि पुरानी परंपरा को हम आगे ले जाना रूढ़िवादिता कहलाता है। अब हमारे मन में क्या है, साइंस, जब तक हमने साइंस नहीं पढ़ी थी या अपने आर्यभट्ट का सिद्धांत नहीं पढ़ा था, उससे पहले हम मानते थे पृथ्वी चलती है, उन्हें चलती नहीं है और सूर्य चलता है। लेकिन सिद्धांत के आर्यभट्ट ने पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, इसका ये रूढ़िवादी होगी। जो आज भी ऐसा मानते हैं पृथ्वी चलती है, ये रूढ़िवादी है। लेकिन इसने क्या किया, इस परंपरा में रूढ़िवाद तीन प्रतिष्ठा प्रतिजमा में आदेश करके उसको उस प्रकार को सिद्धांतों में गलत ठहराया है। तीन उदाहरण, अब इसमें उदाहरण भी है ना। अगर हम कोई चीज बेटा प्रूव करेंगे ना, तो कोई भी चीज फार्मूला लागू करे तो हमने वो प्रूव करना पड़ेगा उसने ये काम किया है।
अब इसने उदाहरण दिया है, तेन उदाहरण उसने उदाहरण दिया है कि गतिशीलायाम नौकायाम। अब जो नौका जा रही है, गतिशील नौकायाम का मतलब जो पानी के अंदर नाव जा रही है, तो वो क्या करती है, क्या करेगी, वो गतिशील नौकायाम उपविष्ट है, यानी कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका शिथम अनुभवती, नौका को स्थिर मानता है, लेकिन अन्य च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, यानी कि दूसरे पदार्थों को वो क्या मानता है, गतिशील मानता है, लेकिन खुद को तो मानता है बैठा स्थिर में, और दूसरे पदार्थों को मानता है गतिशील। इसी एक उदाहरण है, जैसे हम बस में बैठे हैं, बस में हम बैठे हैं तो हम सामने जब पेड़ की ओर देखेंगे ऐसा अनुभव होता है हमें भी पेड़ भाग भाग के पीछे पीछे ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, पेड़ वहीं खड़े हैं और बस के साथ हमारा जो शरीर है वो तो जा रहा है ना। इसका एक उदाहरण और देख लो, जब हम बस में से उतरते हैं, जब चलती बस में उतरते हैं तो हम आगे की ओर ऐसे ऐसे भागे क्यों गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बस के साथ में गतिशील रहता है ना, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। आपने देखा होगा जब हम बस में उतरते हैं ना तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो बस में बैठा जरूर है, लेकिन बस की गति के साथ वो मूवमेंट करता है, यानी कि वो भी गतिशील है। इसलिए हमारा शरीर जब हम एकदम बस में उतरते हैं तो वो हम आगे की ओर, हमारा शरीर आगे की ओर इसलिए गिरता है क्योंकि पैर तो हमारे रुक गए शरीर मूवमेंट में, तो इसलिए वो आगे की ओर गिरेगा। यही सिद्धांत है इसका। इसलिए देखा गतिशील नौका में बैठा मनुष्य अपने आप को तो स्थिर मानता है, लेकिन अन्य पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और लेकिन दूसरे पदार्थों को वो क्या मानता है, गतिशील मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एवं गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित है मानव पृथ्वी। अब ये कहता है गतिशील पृथ्वी पर बैठा हुआ मनुष्य पृथ्वी को क्या मानता है, स्थिर मानता है, और सूर्य आदि ग्रहण से गतिशीलान व्यक्ति, और सूर्य आदि जो ग्रह है वो उनको क्या मानता है, गतिशील मानता है, लेकिन सूर्य गतिशील नहीं है। आपने इसमें एक और भी आया होगा, देखो जब हम अगर थोड़ा सा इसके और सर्च करें इसके ऊपर, देखो ये जो सारे जो ग्रह बेटा सूर्य, ये सूर्य हो गया, लेकिन जो और ये कौन सा है, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है, मरकरी बुध होता है, वीनस शुक्र है, फिर ये पृथ्वी आ गई। देखो ये पृथ्वी हमारी क्या है, ये पृथ्वी है। अब देखो ये पृथ्वी है, ठीक है ना। अब आपको देखने में आता है भाई पृथ्वी के जो बल्ले, ये रास्ते हैं बेटा, ये जैसे पृथ्वी का रास्ता, ये रास्ता इधर इधर ये पूरा घूमेगा ही ऐसे, यानी कि इसको हम अगर ऐसे पूरा बढ़ाए तो ये रास्ता इस प्रकार घूम जाएगा, है ना, पूरा गोलाई में। अब ये आप देखो सारे जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी पर वो सूर्य के चारों चक्कर काटते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर काटता है। हमारे जो ये मरकरी का मतलब बुध है, फिर वीर शुक्र है, अर्थ है, ये कौन सा ग्रह है, मार्ग मंगल है, और ये कौन सा बृहस्पति है। अब देखो सारे ग्रह में कौन सा ग्रह है, ये बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है ये भी। और देखो ये साइंस ने तो उनका अभी सिद्ध किया है, लेकिन हमारे जो संस्कृत के जो विद्वान थे उन्होंने इन चीजों को पहले ही दृष्टा, मंत्र दृष्टा थे हमारे ऋषि, मंत्रों को आंखों से देखा है और फिर उन्होंने मंत्रों का अर्थ लिखा है ना। अब शनि जो है, जो शनि है, शनि सबसे चमकीला ग्रह क्यों है, क्योंकि इसके बल्ले ये जो ये चीज है ना, ये और किसी ग्रह के अंदर नहीं है। देखो सबसे सुंदर ग्रह शनि है और सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है, और ये बुध जो हमारा ग्रह है ये सूर्य के नजदीक होने के कारण क्या है, अस्त है, तो इसका अंदर बुध का प्रकाश नहीं है। और देखो
शताब्दी। 476 का मतलब क्या है? 400। अब देखो षट सप्ताधिक चतुष्टयम्, यानी कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट से आर्यभट्ट जन्म लब्धवान। 476 ईस्वी में क्या हुआ? आर्यभट्ट का जन्म हुआ। प्रश्न आगे प्रश्न आएंगे बेटे, हम करेंगे थोड़े प्रश्न इसके एमसीक्यू। तो आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में जन्म हुआ था। और तेन आर्यभट्टम लब्धवान इति, कहाँ मिले ये? विरचिते आर्यभट्टीयम् इति अस्मिन् ग्रंथे उत्तरलिखितम्, यानी कि आर्यभट्ट का जो सिद्धांत जो पुस्तक थी उसका क्या नाम है? आर्यभट्टीयम्। इस पुस्तक में दिया गया है कि आर्यभट्ट का जन्म 436 ईस्वी में हुआ। जब इसकी गणना की गई, यानी कि जब इसका जन्म हुआ और एक किताब लिखी इसकी, इतिहास में ग्रंथ है तो लिखित, इस ग्रंथ में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? आर्यभट्टीय में, जो इसके द्वारा लिखा गया है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वैसी विरचिति, यानी ग्रंथ है जमा में है, यह जो ग्रंथ है उसके द्वारा तेन कौन सी विभूति आ गई इसके अंदर? कौन सी विभूति है? हाँ बताता हूँ, क्या विभूति का एक वचन है, सहतौते तम तौतान तेन काव्यम तई। अब ये इसकी जो आयु थी ये मात्र 23 वर्ष की थी जब इसने आर्यभट्टीय काव्य लिखा। अब देखो इतनी उम्र में एक बहुत बड़ा काव्य है ये आर्यभट्टीय। ऐतिहासिक स्रोतों में ज्ञात है, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र निक्षा आर्यभट्ट से वेधशाला आसी, ये पाटलिपुत्र के नजदीक आर्यभट्ट की क्या थी? वेधशाला। वेधशाला जहाँ वो काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसकी जन्मभूमि नहीं है पाटलिपुत्र, कर्मभूमि है। जन्मभूमि में और कर्मभूमि में अंतर है। जहाँ आदमी काम करता है, जैसे मेरी ये कर्मभूमि है, जन्मभूमि नहीं है। जन्मभूमि गाँव के बारे में ये मेरी कर्मभूमि है। तो आर्यभट्ट जहाँ काम करता था उसकी जो वेधशाला थी, उसकी जो विज्ञान थी, प्रयोगशाला थी, वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नजदीक है ना। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र, इससे यह जाना जाता है कि आर्यभट्ट की जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। आगे बताओ उनसे में 436 में आर्यभट्ट की द्वारा लिखी एक पुस्तक थी, उसका क्या नाम था?